गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक स्वरूप की। विद्यार्थियों, पूर्व में भी अपन ने चर्चा की है। पूर्व का जो वीडियो था उसमें अपन ने संघात्मक व्यवस्था के अंतरंग यानी कि इंटरनल ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण शासन की व्यवस्था संघात्मक होते हुए भी एकात्मक परिलक्षित होती है। ये बात समझने योग्य है कि हमारे यहाँ शासन का स्वरूप निश्चित रूप से संघात्मक है, लेकिन उसका झुकाव एकात्मकता की। कारण निश्चित रूप से संविधान के जो निर्माता थे, संविधान शिल्पी थे, वो इस बात से विज्ञ थे, इज वेल नोन। यदि हमें एकीकृत व्यवस्था को जगह नहीं दी तो भारत के फिर टुकड़े हो सकते हैं, भारत के राज्य फिर स्वायत्तता की मांग कर सकते हैं। यहां का जो फेडरल सिस्टम है, यूनियन स्टेट रिलेशन है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, इसमें कई प्रकार की बातें इसी प्रकार की है जिसके कारण हमारी शासन व्यवस्था शरीर निश्चित रूप से संघात्मक दिखता है, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। यह हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था के संविधान के अंतरंग के अलावा ऐसे कई बहिरंग या संविधानोत्तर संविधानोत्तर ऐसे कई आयाम और फैक्टर है जो शासन व्यवस्था को एकीकृत की ओर करते हैं। ऐसे चार महत्वपूर्ण आयाम हैं, ऐसे महत्वपूर्ण चार आयाम जो शासन की व्यवस्था को संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर अग्रसर करते हैं। ये चारों के चारों संविधानोत्तर है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधानोत्तर किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है वो संविधानोत्तर हो गए। तो संविधानोत्तर चार जो है उसमें एक चमत्कारिक नेतृत्व, करिश्मेटिक लीडरशिप, एक नीति आयोग, एक राष्ट्रीय विकास परिषद और एक केंद्रीय जांच एजेंसियां। देखिए, मैंने चमत्कारिक नेतृत्व जो बोला है, करिश्मेटिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ज्यादातर पुस्तकों में इसी प्रकार का मिलेगा, लेकिन अपन इस वीडियो में एक थोड़ा सा अपवाद की चर्चा करेंगे कि करिश्मेटिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी यदि कोई ऐसी चेयरपर्सन जो पर्दे के पीछे संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक किया है, 10 साल का उसका हमारे पास में प्रमाण है। मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनकी करिश्मेटिक लीडरशिप कौन सी आपको देखने को मिली? केवल यही एक अपवाद जैसा था जो यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने जैसा चाहा वैसे एकीकृत व्यवस्था को चलाया। अब हम पढ़ेंगे जो ज्यादातर पुस्तकों में यही मिलेगा, सभी वीडियो में आपको यही मिलेगा, जो भिन्न बात की उसकी चर्चा आपने पहले कर। करिश्मेटिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चमत्कारिक नेतृत्व प्रधानमंत्री का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, ये इस प्रकार के प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने जैसा चाहा वैसा राष्ट्र के सामने करके दिखाया। अरे ऐसी भी स्थिति बन गई कि हमारे यह संघ सरकार के नेतृत्व करता, करिश्मेटिक लीडरशिप देने वाले प्राइम मिनिस्टर विश्व की राजनीति में भी एक छत्र राज करने की स्थिति में प्रतिष्ठित हो गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी
और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी प्रकार के आयामों को प्रतिष्ठित किया है। और नरेंद्र मोदी को हम देखें तो इससे भी आगे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हुए हैं जिन्होंने आज की तारीख में पूरे भारत की जनता को अपने साथ बांध रखा। ऐसा आज दिन तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ। राजस्थान में समझ लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोकसभा के जो चुनाव होते 25 सीटों पे चुनाव हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 25 खड़े थे। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार एनडीए या भाजपा के जो लोग हैं वो खड़े थे, लेकिन लोग यानी कि भारत का मतदाता उस कैंडिडेट को वोट देने की बजाय कैंडिडेट के प्रति किसी प्रकार का दुराग्रह है या किसी प्रकार का आग्रह है, लिप्सा है, सबको भूल के मोदी जी के नाम को वोट किया। इसको बोलते हैं करिश्मेटिक लीडरशिप। कोरोना के संकट काल में मोदी जी ने राष्ट्र के सामने आह्वान किया कि सभी भारत के लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने घर की छत पर या बालकनी में खड़े होकर के थालियां बजाएं। तो भारत की जनता ने इस प्रकार करके दिखाया। विद्यार्थियों यह समझने योग्य ये बात है कि करिश्मेटिक लीडरशिप जब प्राइम मिनिस्टर देता है तो जो क्षेत्रप होते हैं, सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट देने वाले, धरतीपुत्र की अवधारणा देने वाले क्षेत्रीय नेता होते हैं, उनका नेतृत्व जो होता है उसका कद बहुत छोटा होता है। आज राजस्थान के कोई भी लीडर का कद इतना बड़ा नहीं है जितना मोदी जी के। तो विद्यार्थियों यहां समझने योग्य यह बात है कि जब प्रधानमंत्री चमत्कारिक नेतृत्व दे रहा है, इसका संविधान में कहा उल्लेख है? ये तो संविधान होता है, संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है। तो संविधानोत्तर पहला एक आयाम इस प्रकार का it है जो हमारी संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक स्वरूप की ओर बदलता है। करिश्मेटिक लीडरशिप को प्राइम मिनिस्टर। दूसरी जो बात आती है वो नीति आयोग की। इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा कर ले। आपको पुस्तकों में, जो अपन इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, पुस्तकों में नहीं मिलेगा। पुस्तकों में नीति आयोग की जगह योजना आयोग ही मिलेगा, क्योंकि नीति आयोग बनने के बाद में अपडेट इतनी पुस्तक आपको कोई भी किसी भी विश्वविद्यालय की जो किताब आप लेने जाओ उसको नहीं मिलेगी। अपडेट थोड़ा आने में समय लगता है। तो 1950 में जो योजना आयोग बना था उसका स्थान किसने ले लिया? नीति आयोग ने। 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जिसके संस्थापक थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने मिलकर के जिसकी स्थापना की, वह नीति आयोग है। यह नीति आयोग राष्ट्र के अंदर बनने वाली नीतियों का निर्माण करने का कार्य करती है। राष्ट्र में किस प्रकार विकास होगा, किस क्षेत्र में कौन सी नीति बननी चाहिए, वो नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री द्वारा ही नीति आयोग के विभिन्न कार्यों को संपादित किया जाता है। अब मेरी बात एक समझने योग्य जो दूसरी बात यह है कि नीति आयोग के द्वारा जो नीतियां बनती है, वो नीति आयोग के बाद में एक दूसरी एजेंसी और है जो इसके साथ साथ पैरेलल चलती है। नीति आयोग नीति का निर्माण निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन उसकी क्रियान्विति के रूप में या नीति आयोग और राज्य सरकार के बीच में समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है, जिसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से ये जो है विभिन्न राज्यों से, राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों से
कोऑर्डिनेट करके संघ सरकार से सामंजस्य प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है, चेष्टा करता है। अब जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको एनडीसी बोला जाता है, ये प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा संघ सरकार से किस मद पर कितना ऋण या अनुदान चाहिए या कोई सहयोग चाहिए उसका कार्य करता है। यानी कि किस राज्य को किस मद पर कितना चाहिए इसका कोऑर्डिनेट कौन करेगी? एनडीसी करेगी। जितने भी हमारे राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री इनका अध्यक्ष होता है। यानी कि नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच में जो समन्वय का काम कौन करता है? यही एनडीसी करती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती है। अब समझ लो किसी राज्य में भिन्न विचारधारा वाले दल या दलों के गठबंधन की सरकार है तो वह कोऑर्डिनेट नहीं बैठता है, फिर भी एनडीसी की काम है। इसी राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट बोला जाता है। सुपर कैबिनेट का दर्जा इसी को दिया गया है। अब एनडीसी के अलावा चौथा जो आयाम है या फोर्थ जो फैक्टर है जो हमारी संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है वह है केंद्रीय जांच एजेंसी। केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी कि राज्यों के मुख्यमंत्री यदि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आचरण में लिप्त पाए जाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई घोटाला करते हैं या उत्कोच लेते हैं, उत्कोच का मतलब रिश्वत होता है, भ्रष्टाचार, उसकी जांच कौन करेगी? केंद्रीय जांच एजेंसियां करेगी, सीबीआई करेगी। तो सीबीआई का डर इस प्रकार का मुख्यमंत्रियों को रहता है, वो संघ सरकार से अपना तारतम्य स्थापित कर रहे। सीबीआई के डर के कारण वाजपेयी की जो सरकार थी उसको सुश्री ममता बनर्जी, सुश्री जयललिता तथा सुश्री मायावती ने गठबंधन में सहयोग किया, लेकिन एक अलग प्रकार की नीति, मूल्यों पर आधारित राजनीति करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, उसने भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं दिया। इस कारण उन पर जो सीबीआई की जांच चल रही थी उस सीबीआई जांच को कंटिन्यू रखा। तो सुश्री जयललिता, सुश्री मायावती तथा सुश्री ममता बनर्जी वाजपेयी की सरकार से समर्थन को वापस ले लेते हैं, सोनिया जी से गठबंधन कर लेते हैं। सोनिया गांधी उनको आश्वस्त करती है, 10 साल तक बचाती भी है। लालू प्रसाद यादव हो या कोई भी दूसरा भी कोई भी मुख्यमंत्री हो, यदि किसी भी प्रकार का उत्कोच लेते हुए भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया जाता है तो उसकी जांच कौन करती है? केंद्रीय जांच एजेंसियां, सीबीआई वगैरह करती है। तो ये चारों ही इस प्रकार के संविधानोत्तर आयाम हैं जो शासन व्यवस्था के संघात्मक स्वरूप को, शरीर निश्चित रूप से संघात्मक दिखता होगा, ढांचा ऊपरी आवरण निश्चित रूप से संघात्मक दिखता होगा, लेकिन अंदर की आत्मा वो एकात्मक है। अब संघात्मक शासन प्रणालियां कितने प्रकार की होती है उस पर भी थोड़ी थोड़ी अपन चर्चा करें। मुख्य रूप से 3 प्रकार की संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था को लेकर के केसी बियर ने कहा भारत का संघ अर्थसंघीय है। डीडी बसु ने कहा भारत का संघ एकात्मक होते हुए भी संघात्मक है, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है।
तो मोरिस जोन्स ने कहा कि भारत का संघ सौदेबाजी का संघ है, तो किसी ने कहा भारत का संघ सहकारी संघ है। आज हम ये तय करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे जो शासन का स्वरूप है, फेडरलिज्म का जो सिस्टम है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। ऑपरेटिव फेडरलिज्म है या बार्गेनिंग सौदेबाजी का, थोड़ा थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। सौदेबाजी का संघ किसे कहते हैं? ऐसा संघ जहां पर संघ सरकार अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलती है, लेकिन राज्य सरकारें सौदेबाजी करती है। आप पिछली श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल को देखिए, मनमोहन सिंह जी के शासनकाल को देखिए, अरे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के कालखंड को भी देखेंगे तो भी वहां आपको सौदेबाजी, बार्गेनिंग के आयाम निश्चित रूप से दिखेंगे। केरल और पश्चिमी बंगाल इसके स्पष्ट रूप से हमारे पास में प्रमाण है। केरल में और पश्चिमी बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने साम्यवादी जो सरकारें थी, उन्होंने साम्यवादी राज्य सरकारों ने भारत की संघ सरकार से बार्गेनिंग की, सौदेबाजी, कि आप अपनी संघ सरकार में हमें सहयोग प्रदान कीजिए। तो इन नेतृत्वकर्ताओं ने कहा, जो अखिल भारतीय नेतृत्वकर्ता जो लीडरशिप दे रहे थे, प्रधानमंत्रियों ने कहा कि आपको हम राज्य की सरकारें चलाने में हम सहयोग करेंगे। तो केरल और पश्चिमी बंगाल सहित ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जो राज्य सरकारें संघ सरकार से सौदेबाजी कर रही थी। कई बार समर्थन देते समय भी सौदेबाजी करते कि उक्त कार्य आपको हमारा इस प्रकार यदि करते हो तो हम आपका सहयोग करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अरे ये छोटी छोटी बार्गेनिंग हमारे यहां पे भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन भारत में यदि इस प्रकार की ज्यादा सौदेबाजी होती है, जहां राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में होता है, उस परिस्थिति में किसी प्रकार की सौदेबाजी को नहीं माना जाता है।